दोस्तों नमस्कार। रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम चंद्रकांत शुक्ला है। मैंने करीब 20-22 सालों से मैं रिक्रूटमेंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। और फ़िलहाल यूएस में आके मुझे करीब 3.5-4 साल होने आ गए हैं। और काफ़ी दिनों से सोच विचार कर रहा था मैं कि मैं किसी एक टॉपिक पर आप लोगों से डायरेक्ट बात करूं। मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग, जो मेरा कोर एरिया है रिक्रूटमेंट, क्यों ना इस बारे में आपसे बात करी जाए। ये इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ में रिक्रूटमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। जो कुछ भी मेरा अनुभव रहा है इस फील्ड के बारे में, वो सारा अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर मेरा पर्पज़ ये है कि कोई भी एक ग्रेजुएट इंसान जो कि अपना करियर बनाना चाहता हो रिक्रूटमेंट फील्ड में, वो मेरे इन सुझावों के द्वारा, मेरे जो इनपुट्स मैं दूंगा उनके द्वारा थोड़ा बहुत सीख करके, थोड़ी बहुत और रीडिंग करके, थोड़ी और पढ़ाई करके, थोड़े से और यूट्यूब के या फिर गूगल के माध्यम से थोड़ी और जानकारी जमा करके, इकट्ठा करके, वो लोग एक करियर बना सके अपने लिए फ्यूचर में। और वो करियर होगा एचआर रिक्रूटमेंट फील्ड का, जिसमें कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनको हमेशा स्टाफ की ज़रूरत पड़ते रहती है। और अक्सर रिक्रूटमेंट के लिए या तो उनके पास में उनका खुद का एक इंटरनल रिक्रूटमेंट टीम होती है जो उनके लिए हायरिंग करते हैं, या फिर वो किसी न किसी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के थ्रू जा कर के अपने स्टाफ को इंगेज करते हैं, नए लोगों को। ये एक फील्ड ऐसा है जिसमें कि आप अपने माध्यम से, अपनी जॉब के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों को एक करियर प्रोग्रेशन दे सकते हैं, उनकी लाइफ में उनके जो करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आप उनको हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मुझे मेरा फील्ड बहुत पसंद है। ओके, तो अब जहाँ तक बात होती है रिक्रूटमेंट की, अगर मैं एक बहुत ही आम भाषा में आपसे कहना चाहूँ, रिक्रूटमेंट काफ़ी हद तक एक मैच मेकिंग प्रोसेस के जैसा होता है। मैच मेकिंग मतलब शादी के लिए जैसे जोड़े मिलाने होते हैं। तो मैच मेकिंग में क्या होता है कि एक पर्सन जो होता है लड़के वालों को लड़की वालों को मिलाता है, और उसके बाद में उसका उद्देश्य ये रहता है कि भाई दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी रहे, दोनों के लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स अच्छी रहें, और दोनों एक दूसरे के साथ में जेल वेल कर जाए। अब हम रिक्रूटमेंट की तरफ आते हैं। रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी हद तक यही चीज़ होती है। अब जो कंपनी होती हैं या जिनको हायरिंग करनी होती है, उनकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी एक उम्मीदें होती हैं कि मुझे एक ऐसा स्टाफ चाहिए जो मेरा ये XYZ जो काम है, या ये प्रोजेक्ट है, या ये असाइनमेंट है, या ये जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उसको पूरी कर पाए। तो इसलिए जब वो उनको हायरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरे को ये चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये उसका पुराना एक्सपीरियंस चाहिए, ये पुराना उसका नॉलेज चाहिए, ये उसकी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ये होने चाहिए, पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स ये होने चाहिए, उसका बैकग्राउंड ये होना चाहिए, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि वो लोग वो राइट डाउन कर देते हैं। क्योंकि कई बारी क्या होती है, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अनलिमिटेड हो जाती हैं। इसलिए एडवाइजेबल ये होता है कि आप जो भी आपको नए स्टाफ में आप जो भी उनसे करवाना चाहते हैं, आप एक प्लेन पेपर पे उनको लिख दें, जिससे कि जो आपको मदद करने वाले हैं रिक्रूटमेंट करने में, वो आपको उस मापदंड, उस पैमाने के पैरामीटर के हिसाब से आपको सही स्टाफ ढूंढ के दे सके। तो एज अ रिक्रूटर, अब हम रिक्रूटर की तरफ में आते हैं। तो सबसे पहला हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या हमारी जो जिम्मेदारी होती है, कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट हमको मिलता है, हमको उसको अच्छी तरीके से समझना है कि जो फलाना कंपनी है, वो जो स्टाफ हायर करना चाहते हैं,
वो क्या देख रहे हैं स्टाफ में। तो मैं सारे रिक्रूटर्स जो एग्जिस्टिंग रिक्रूटर हैं या जो बनना चाहते हैं फ्यूचर में, उन्हें मेरी एक ही एडवाइस होगी, सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन को आप जितने अच्छे से समझ पाएँ, जितने अच्छे से उसको 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जो कंपनीज़ होती हैं वो कई सारी चीज़ों को कुछ तकनीकी कारणों से जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं भी लिख पाते हैं। तो ये आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि जिसने भी आपको ये हायरिंग रिक्वायरमेंट दी है, आप उनसे एक बार बात करें और आप समझने की कोशिश करें कि आपको क्या क्या चाहिए इस प्रोफाइल में और क्या नहीं चाहिए, सो दैट कि जब आप मैच मेकिंग करें, जब आप उसके लिए कैंडिडेट ढूंढें, तो आप वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके उसके हिसाब से आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर पाएँ। तो ये होता है हमारा पहला स्टेप, जो किसी भी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट या रिक्रूटमेंट मैनेजर के लिए या रिक्रूटर के लिए सबसे ज़रूरी होता है। नंबर 1 कि जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझना और उसके हिसाब से, ताकि आप अच्छे कैंडिडेट सोर्स कर पाएँ। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अब हम आते हैं सोर्सिंग की तरफ। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिल गया, आपने जॉब समझ लिया, अब आपको सोर्स करना है कैंडिडेट्स को। तो आप कैंडिडेट को सोर्स कहाँ से करेंगे, उस तरीके की प्रोफाइल जो चाहिए वो आपको कहाँ से मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके के असाइनमेंट पे आप काम कर रहे हैं। अब कुछ एक असाइनमेंट ऐसे होते हैं जो मास रिक्रूटमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एक कॉल सेंटर्स के लिए आपको ढूंढने हैं, या जो फील्ड सेल स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, जिसमें बल्क नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो कुछ लोगों का ये मानना है कि आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या फिर आप जो गवर्नमेंट के कुछ एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, आप वहाँ पर जा कर के अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो उनके पास में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है जो आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा नंबर में बल्क रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसमें कई बारी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक सिंपल सा रिक्वायरमेंट से, फॉर एग्जांपल भाई हमें ग्रेजुएट चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे साइंस आर्ट कॉमर्स में ग्रेजुएशन चाहिए, एंड मे बी एज लिमिट होगी कि एज लिमिट हमें इतने से इतना चाहिए, एंड उसको अच्छी इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, उसको अच्छी गुजराती बोलने आनी चाहिए, मराठी बोलने आनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आई मीन दैट्स ऑल। एंड सम बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर के स्किल्स आती रहनी चाहिए। सो ये हो गई हमारी बहुत बेसिक लेवल के रिक्वायरमेंट, जिसको हम मास हायरिंग करते हैं, बल्क रिक्वायरमेंट कहते हैं। इसमें आप किसी भी, जैसा मैंने कहा कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको सीवीज़ या डेटाबेस दे सकते हैं। या फिर आप जो बहुत सारे जो जॉब फेयर्स होते हैं जगह जगह पर, बहुत सारे एनजीओज़ के थ्रू आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो जॉब फेयर्स में जा कर के बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड कई तरीके के लोग आते हैं, अपने रिज्यूम्स की कॉपी लेकर के, और फिर वो आप एक स्टॉल लगाएंगे और वो आकर के आपको अपना सीवी सबमिट करते जाएंगे। इस तरीके से आपको काफ़ी सारे अच्छे नंबर में आपको कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट बल्क हायरिंग होती है, उसके लिए किस तरीके के कैंडिडेट्स आपको ढूंढने हैं और कहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी में, जिसमें कि स्किल्ड कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, जो पर्टिकुलरली जैसे अगर आईटी इंडस्ट्री में आप सेक्टर में देखें, या फिर जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर में देखें, या फिर फिनेंस में देखें, मैनेजमेंट में देखें, तो उनकी एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन कैंडिडेट से, और उसमें वो लोग ग्रेजुएशंस के साथ में पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे या पर्टिकुलर स्ट्रीम पे वो एक्सपीरियंसेस चाहिए रहते हैं उनको। फॉर एग्जांपल किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल विथ 8 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर किसी को आईटी डेवलपर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, जो कि से जावा प्रोग्रामर हो गए, वेब डेवलपर्स हो गए, बिग डेटा पर हो गए, सर्वर साइड पे हो गए, डेवलपमेंट साइड पर हो गए, मेंटेनेंस साइड में हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन साइड में हो गए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह।
या फिर जैसे सिविल इंजीनियर्स चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। सो ये एक बहुत स्किल्ड कैटेगरी होती है जिसमें कि जो जो एम्प्लॉयर होती है उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अलग होती हैं। अब आपको देखना है कि इन लोगों को आप कहाँ से सोर्स करेंगे। एक बहुत ही कॉमन सा जो तरीका है, जो 70-80% रिक्रूटर क्या करते हैं कि वो किसी ना किसी जॉब पोर्टल पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नौकरी हो गई, मॉन्स्टर हो गया, लिंक्डइन हो गया, वगैरह वगैरह। तो इन जॉब पोर्टल्स पे चले जाते हैं और जॉब पोर्टल्स पे जाने के बाद में वो कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं और सर्च करके उन कैंडिडेट्स को कांटेक्ट करेंगे, मेल करेंगे, फ़ोन करेंगे और फिर उसका इंटरेस्ट क्रिएट करके अगर जो लोग उनके ब्रैकेट में बैठते हैं, फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया, लोकेशन क्राइटेरिया हो गया, सैलरी ब्रैकेट हो गया, तो जो उसमें बैठेंगे उन कैंडिडेट्स को कांटेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद में फर्दर डिस्कशन, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह वगैरह करवाए जाते हैं। थर्ड जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि कई बारी लोग जो सोर्स करना चाहते हैं कैंडिडेट्स, वो जॉब पोर्टल्स पे कई बारी जितने नंबर में चाहिए या जो पर्टिकुलर स्किल्स में चाहिए आपको कभी नहीं मिल पाते हैं। या फिर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो निश टेक्नोलॉजी या जिसको निश स्किल्स वाले कहे जाते हैं, वो अपने प्रोफाइल्स को शायद इन जॉब पोर्टल्स पे इतना ओपनली फ्लोट नहीं करना चाहेंगे। उस केसेस में भी आप ढूंढना चाहें तो कुछ एक तरीके ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिंक्डइन हो गया। अब आप लिंक्डइन में जाएंगे, लिंक्डइन में तो पूरी दुनिया भर का डेटाबेस पड़ा रहता है लिंक्डइन में, लेकिन बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी या स्ट्रीम स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई आईटी डेवलपर होगा या जावा में या माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह में, तो वो क्या करेंगे कि वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में एक्टिव रहते हैं, फोरम्स रहते हैं। तो आप उस ग्रुप या फोरम के थ्रू भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ एक जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या स्किल्स में, वो आपको ऐसा देखना चाहिए कि कौन इस ग्रुप में या फोरम में, डिस्कशन फोरम्स में कौन ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन उसमें सजेशंस दे रहा है। क्वेरा करके, फॉर एग्जांपल क्वेरा करके एक वेबसाइट होती है जिसमें लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और लोग उसको, जो एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, उसमें रिप्लाई करते हैं। तो आप क्वेरा फोरम में भी जा करके आप देख सकते हैं कि कौन है बंदे जो आपके टारगेट ऑडियंस हो सकती हैं, जो उस मामले में उनको उस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज है और उसके बारे में वो अथॉरिटी के साथ में उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं या लोगों को सजेशन दे रहे हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये एक हेड हंटिंग टाइप की स्किल हो जाती है जिसमें कि आप इस तरीके से भी आप लोगों को सोर्स कर सकते हो। तीसरा फोरम एक और भी होता है, मैं कई बार मैं यूज़ करता हूँ। मैंने लिंक्डइन पे जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको ग्रुपिंग करके रख दिया है। सो से फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर्स आईटी वाले हैं और आईटी में अगर कोई जावा वाले हैं तो जावा वाले अलग ग्रुप में बना दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वालों को अलग टेक्नोलॉजी में बना दिया है, एंड्रॉयड डेवलपर हैं, iOS डेवलपर हैं, तो उनको अलग अलग ग्रुप कर दिया है। मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, अलग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अलग हैं। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स को मैंने पहली बात तो ग्रुप वाइज उनको सेग्रीगेट कर दिया है। अच्छा, अब उस ग्रुप में मैं बीच बीच में जैसे किसी पर्टिकुलर कोई करंट अफेयर्स होते हैं, कोई करंट टॉपिक्स होते हैं उस टेक्नोलॉजी के संबंधित में, तो मैं उस टॉपिक को वहाँ पे पॉपअप करते रहता हूँ और फिर मैं उसमें देखता हूँ कि कौन उस टॉपिक्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, कौन उस पर बात कर रहा है, कौन उस पर नॉलेज शेयर करना चाहता है। तो मैं उन लोगों को एक तरीके से वो मेरे टारगेट ऑडियंस हो जाते हैं। तीसरा जो चौथा एक मैं सोर्सिंग मैंने काफ़ी हद तक यूज़ करा है, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में जैसे आप फेसबुक पे जाएंगे, याहू पे जाएंगे, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कई सारे टेक्नोलॉजिकल ग्रुप्स या टेक्नोलॉजिकल फोरम्स होते हैं जिसमें कि जो अलग अलग स्ट्रीम से लोग उसमें बिलोंग करते हैं, वो उसमें जाकर के एक्टिवली काफ़ी सारे चीज़ों पे कमेंट करना, डिस्कशन करना, प्रेजेंटेशन देना या फिर क्वेश्चन आंसर्स करना, वो सब करते हैं। तो वो एक मेरे लिए एक फोरम हो जाता है, एक मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से कि मैं मेरे टारगेट ऑडियंस को
वहाँ से भी अप्रोच कर सकता हूँ। तो वो एक अलग चीज़ हो गई। बल्क हायरिंग जैसे होती है, कुछ एक हायरिंग होती है जो स्पेशलाइज हायरिंग होती है। इनिशियली तो वो बल्क हायरिंग लगती है, बट बाद में वो स्पेशलाइज हो जाती है। ये अगर देखा जाए तो एक अलग कैटेगरी हो गई, जिसमें कि जो आईटी कंपनीज हैं या जो साइंस ड्रिवन, नॉलेज ड्रिवन कंपनीज होती हैं, तो वो कैंपस में से लोगों को हायर करते हैं पहले। बट उनका टारगेट ये होता है कि भाई कैंपस से लोगों को उठाना है, और उसके बाद में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग करने के बाद में ग्रेजुअली वो कैरियर लैडर पे उनको आगे ऊपर तक लेके जाए। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं, आप देखोगे वहाँ पे कैंपस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो वो भी एक एवेन्यूज हो सकता है जहाँ से कि आप कैंडिडेट्स को सोर्स कर सकते हैं आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। ये जो 2 टॉपिक मैंने अभी कवर किया है, पहला टॉपिक था जिसमें कि आपको रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, और जो दूसरा टॉपिक था कि आप सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से आपको, ताकि आपको ये पता चले कि जो हायरिंग कंपनी उसको क्या चाहिए, क्या उनकी लिमिटेशंस है, क्या उनकी रिस्ट्रिक्शंस है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एजुकेशन लेवल देख रहे हैं, वो किस जियोग्राफी से लोगों को देख रहे हैं, क्या सैलरी ब्रैकेट देना चाहते हैं। तो ये हो गई जो हमारी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग। दूसरी हो गई जो आपको सोर्सिंग कहाँ से करनी है। सोर्सिंग का जो अप्रोप्रिएट फोरम होगा, जो टूल होगा, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, जब आपका एक बार रिक्वायरमेंट आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम थर्ड टॉपिक पर आएंगे, स्क्रीनिंग और सिलेक्शन। स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन पे हम डिस्कशन करते हैं अगली बार। थैंक यू।